नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। पीएम मोदी आज कई जिलों के डीएम से होंगे मुखातिब, जानेंगे जिले में सरकारी योजनाओं के हाल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर जेपी नड्डा के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेंगे। पश्चिमी यूपी पार्टी में घर घर जाकर वो प्रचार करेंगे। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर कांग्रेस आज जारी करेगी 70 प्रत्याशियों की सूची, बीजेपी आपकी नजर और 70 प्रत्याशियों को मैदान में भी उतारेगी। जमीनी स्तर पर भी मजबूत करने की कांग्रेस की कवायद रहेगी और मार्च तक 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। एनएसयूआई, कांग्रेस सेवा दल और महिला मंडल को कमलनाथ ने निर्देश भी दिए हैं। चलिए बढ़ेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर पीएम मोदी जिलाधिकारियों के साथ योजनाओं का फीडबैक लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें वो सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे और पीएम मोदी जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कराने की उनकी प्रगति के बारे में भी डायरेक्ट फीडबैक लेंगे। इस दौरान सख्ती बरतने और योजनाओं में गति लाने के लिए प्रधानमंत्री निर्देश देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी भी दी गई है। पीएमओ के बयान में कहा गया है कि बातचीत से योजनाओं की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी मिलेगी। उधर साथ ही में लागू करने के लिए पेश आ रही चुनौतियों का भी पता लगाने में मदद मिलेगी और उसका उद्देश्य जिलों में विभिन्न विभागों की ओर से मिशन मोड में लागू करने की है। योजनाओं के बारे में जानकारी लेना है, इसके साथ ही सभी हितधारकों को इनका लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना है। और ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता कमलेश चौबे हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी कमलेश जी, पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे जिलाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? सर, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी कोई योजना लॉन्च करते हैं तो सीधे सीधे हितग्राहियों से बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि सरकार जो योजनाएं आम आदमी के हित के लिए चला रही है उसका सीधा लाभ उसको मिल रहा है या नहीं। इसी दिशा में आज वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जिलाधिकारियों से बातचीत करेंगे और जो केंद्र की योजनाएं, खासकर फ्लैगशिप योजनाएं जिनका सीधा लाभ आम आदमी को मिलता है, उनके क्रियान्वयन की स्थिति देखेंगे और उनका फीडबैक लेंगे। तो तमाम योजनाएं शामिल हो सकती हैं। पीएम आवास जैसी योजनाएं, किसानों के हित में संचालित योजनाएं। पीएम जिलाधिकारियों से बात करेंगे और पता करेंगे कि किस राज्य में, अलग अलग राज्यों के अधिकारियों से वो बात करेंगे और देखेंगे कि किस राज्य में किस योजना की बेहतर स्थिति है। 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि उन्मत्त में लाडली लक्ष्मी योजना की तारीफ की थी और कहा था कि इस योजना से महिला सशक्तिकरण बढ़ा है। आज भी वो तमाम इस तरह की योजनाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं और उस फीडबैक के आधार पर सरकार आगे इन योजनाओं में सुधार कर सकती है या इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है। बिल्कुल कमलेश जी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि एक बड़ी बैठक भी है ये, और योजना लॉन्च करने से पहले भी कई जो है इस तरीके की बैठक यहाँ पर की जाती है, क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा प्रयास रहता है कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार जारी करे या कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनका पूरा का पूरा लाभ जो उसके हितधारक हैं उनको मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब वो पीएम आवास की चाबियां हाल ही में सौंपी गई तो प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग हिस्सों में हितग्राहियों से बात की। लगभग हर योजना पर प्रधानमंत्री खुद नजर रख रहे हैं। सीधे सीधे उनकी नजर होती है, वो देखना चाहते हैं कि किस योजना से कितना लाभ हुआ, किस योजना में अभी कितनी सुधार की गुंजाइश है, उसमें और कुछ क्या नया किया जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री का एक मंत्र है समावेशी विकास। वो चाहते हैं कि जो भी योजनाएं हैं उनका पूरे देश के लोगों को एक साथ लाभ मिले, एक जैसी स्थिति रहे। इसके लिए वो अलग अलग राज्यों के अधिकारियों से बात करेंगे, उसमें जानकारी ले सकते हैं कि किस योजना का बेहतर क्रियान्वयन किस राज्य में हो रहा है। अगर किसी राज्य में उस योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है तो उसका मॉडल दूसरे राज्यों में लागू किया जा सकता है। अगर कहीं पर इस योजना में किसी तरह की व्यवहारिक अड़चन आ रही है, इस दौरान वो अधिकारियों से उसको भी समझ सकते हैं और उसको अड़चन कैसे दूर हो, इस पर भी विचार कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, शुरू से ही प्रधानमंत्री मोदी की सीधे नजर रहती है इन तमाम योजनाओं पर और वो न केवल अधिकारियों से बल्कि जो योजना से जुड़े लोग हैं जिनको लाभ मिल रहा है उनसे भी लगातार बात करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना की स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग जिलाधिकारियों से, जो जिले के कलेक्टर्स हैं पूरे देश में, उनसे बात की और उनसे पूरा फीडबैक लिया और उसके आधार पर ही उन्होंने एहतियाती कदम उठाए हैं।
बिल्कुल कमलेश जी, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में भी वो जानेंगे कि वो लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, क्योंकि डीएम, कई जिलों के डीएम जो है वो इसमें शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल, कई जिलों के डीएम शामिल होने वाले हैं और कई अलग अलग राज्यों के डीएम शामिल होने वाले हैं। वो सीधे मैदानी स्तर पर जानेंगे उनसे कि जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किस स्तर पर हो रहा है। उनसे ये भी समझेंगे कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन और बेहतर क्रियान्वयन किस तरीके से हो सकता है, और जो एक पूरा फीडबैक निकल कर आएगा, कह सकते हैं आप महामंथन जो से अमृत निकल कर आएगा, वो पूरे देश को बढ़ सकता है। उसी आधार पर पूरे देश में योजनाएं लागू की जा सकती हैं। अगर किसी योजना में कोई अड़चन आ रही है तो उस पर सुधार के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद कमलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर कैराना में भी पश्चिमी यूपी साधेंगे। उत्तर प्रदेश की जंग में कई दिग्गजों के साख दांव पर लगी है। ऐसे में हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। सपा अपनी साख बचाने के लिए तो बीजेपी फिर से सत्ता में आने के लिए बेकाबू है। नेताओं ने कमर कस ली है। बीजेपी पूरी तैयारी से मैदान में है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी मैदान में है। अब केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी आज से यूपी में कमान संभालेंगे। अमित शाह आज कैराना से भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। वो कैराना में सपा सरकार में पलायन कर बाद में और लौटकर आए व्यापारियों और परिवारों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद गृह मंत्री बागपत और शामली जिले के पार्टी के प्रत्याशी और नेताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और इससे साफ ये हो रहा है कि भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कैराना पलायन मुद्दे को लेकर इस बार प्रमुखता से उठाने जा रही है। तो अमित शाह कैराना से पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतर आए हैं। पश्चिमी यूपी में पार्टी के लिए घर घर जाकर प्रचार वो करेंगे। तो बता दें, मेरठ में घर घर जाकर वोट भी मांगेंगे शाह। चुनाव प्रचार में धार देंगे शाह। अमित शाह, जेपी नड्डा के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में अब उतर पड़े हैं। तो आपको बता दें कि मेरठ में घर घर जाकर वोट मांगते हुए नजर आएंगे शाह। अमित शाह कैराना से साधेंगे पश्चिमी यूपी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आ भी रहे हैं। मतदान के लिए भी ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसी कड़ी में सभी पार्टी अपने अपने दलों को साधने में जुटी हुई है और इसके साथ ही जनता का ध्यान भी आकर्षित किया जा रहा है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टियां हो, सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली है और जनता के साथ वादों का भी जो दौर है वो शुरू हो गया है। इसी कड़ी में जेपी नड्डा भी वहां पर कमान संभालने के लिए पहुंच गए हैं और जेपी नड्डा के बाद अब अमित शाह भी घर घर जाकर प्रचार करेंगे, यानी डोर टू डोर प्रचार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लिए 20 जिलों के लिए जारी करेंगे डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस। तो आपको बता दें कि अमित शाह कैराना से पश्चिमी यूपी साधते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन कुमार हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी पवन, चुनाव प्रचार को धार देते हुए अमित शाह भी नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा तो वहां पर पहले ही पहुंच गए हैं, उसके बाद अमित शाह भी पहुंच गए हैं और डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कल भी जेपी नड्डा कई 3 जिलों के दौरे पे थे, और आज फिर अमित शाह भी यूपी के दौरे पे है और चुनाव की जो रणनीतियां हैं और साथ ही जो आज की जो चुनावी रथ यात्रा जो गाड़ियां निकल रही है एलईडी के द्वारा, इनका प्रचार प्रसार जोरों पे है। तो अमित शाह भी अब उत्तर प्रदेश में चुनावी धार देने के लिए लगातार अपना प्रयास कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं
के साथ बात करेंगे। इनके जो और भी जो तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर से लेके जो इनकी कमेटी है उसके साथ भी बैठक करेंगे। साथ ही और भी तमाम जो इनकी रणनीतियां हैं उसको लेके भी अपने अपने जो इनके क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं उनको भी मंत्र देंगे। साथ इनकी जो डोर टू डोर कैंपेनिंग की अगर हम बात करें तो भी इनके जो बूथ स्तर तक की जो कार्यकर्ता है उनको जाकर उनके साथ ही ये डोर टू डोर जाके प्रचार प्रसार करेंगे। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में लगातार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके इनके जो गृह मंत्री अमित शाह आज जो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में जो चुनावी दौर है तो उसको लेके भी तमाम जो रणनीतियां हैं अमित शाह के नेतृत्व में की जाएंगी। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस डोर टू डोर कैंपेनिंग में डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ ही प्रचार प्रसार करने के लिए इनके साथ जो जेपी नड्डा और स्वतंत्र सिंह मुख्यमंत्री दोनों डिप्टी सीएम साथ में मौजूद रहेंगे। और इसके साथ साथ जो इनका जो रणनीतियां हैं तो वो भी बहुत ही छोटे स्तर जो माना जाए तो बूथ स्तर तक की जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। जी बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरीके से देखने में आया था कि पिछली बार 2017 में भी एक कमान जो है अमित शाह ने संभाल ली थी, क्या इस बार भी उन्हीं के हाथों में रहेगी कमान? क्योंकि अगर देखा जाए पश्चिमी यूपी से भी उन्होंने कमान संभाली हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अमित शाह उत्तर प्रदेश के क्योंकि जो जब से इसमें भारतीय जनता पार्टी से इनके कई मंत्री जो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया उसके बाद ही अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश की जो 2022 के चुनाव के लिए जिस प्रकार से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई थी और उस प्रकार से दोबारा 2022 में फिर से एक बार अपना वोट बैंक और अपनी सीटों को मजबूत करने के लिए अब अमित शाह अपने हैंडओवर यूपी में चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही इनका जो प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि अपनी इनकी जो कमान है उत्तर प्रदेश की कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ली है। और साथ ही इनकी जो रणनीति है कि 2017 की तरह हम एक बार फिर 2022 में अपना जो चुनावी नेतृत्व होगा, चुनाव का जो वोट बैंक होगा वो दोबारा फिर से इतिहास रचेंगे। और 300 के पार इनकी जो सीटें होंगी वो भी हमारे नेतृत्व में 2022 के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जो मौका मिलेगा वो अमित शाह के नेतृत्व में अपने हाथ लेकर यूपी की कमान को अपने नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर पवन ये भी देखने में आ रहा है कि बीजेपी की रणनीति हमेशा से मतलब जो मैनेजमेंट रहा है चुनाव को लेकर वो काफी देखने लायक होता है। पहले से तैयारियां जो है वो कर ली जाती हैं, एक एक करने के बाद जनता को साधने की कोशिश भी यहाँ पर की जाती है। जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंच गए हैं, जेपी नड्डा भी अपनी कमान संभाल रहे हैं, अमित शाह भी अब वहां पर पहुंच गए हैं, तो किस तरीके से जनता पर इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश के जो भाजपा मुख्यालय है वहां पर इनकी जो वैन है, जो एलईडी वैन है उसका जो नेतृत्व हर जिले में जाके होगा। उसी के साथ ही जो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के और गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो ये दोनों लोग जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पे जाके इनकी डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। साथ ही इनके जो रणनीतियां हैं, जो इनके जो प्रचारक हैं, जो सोशल मीडिया सेल है, क्योंकि आज सोशल मीडिया सेल का भी नेतृत्व जो है वो शुरुआत होने जा रहा है और जो इनकी सोशल मीडिया टीम होगी वो पूरी तरीके से एक्टिव होगी। और साथ ही इनका जो अमित शाह है, जेपी नड्डा है, ये भी अलग अलग जिलों में जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। इनके जो बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक के जो कार्यकर्ता है, साथ ही और भी तमाम जो इनके नेता है, बाहुबली नेता है, अपने अपने क्षेत्र में जो अपना वर्चस्व बनाए हुए जो नेता है, तो उनको भी तमाम प्रकार की रणनीतियों के साथ बैठक करेंगे और गुरु मंत्र भी देंगे। और साथ ही लोगों को किस प्रकार से अपनी जो योजनाएं हैं और आगे का विकास किस प्रकार से होगा और हमारी सरकार में कितना फायदा होगा किसानों को, और जो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, जो मजदूर है, सबको अपनी अपनी जो उपलब्धियां हैं वो बताएंगे। साथ ही जो इनकी जो रणनीति होगी और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, डिप्टी सीएम है, क्योंकि वो भी चुनाव में
2022 के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला दिलचस्प होगा। 2022 का जो चुनाव है, अगले महीने में जो चुनाव शुरुआत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि सारे राष्ट्रीय स्तर तक के जो नेता हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम, ये सारे लोग खुद इस बार चुनाव में उतर रहे हैं। और साथ ही इनका जो नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाते हैं, अमित शाह भी चुनाव को धार देने के लिए उतर गए हैं उत्तर प्रदेश में। जी चलिए पवन, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए मचा घमासान अब तेज होता नजर आ रहा है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी अपने दावेदारों को मैदान में उतारने जा रही है। आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस आज प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने जा रही है और उसको लेकर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट भी तैयार कर ली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। आज कांग्रेस की तरफ से इन नामों का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी से निष्कासित पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को भी टिकट मिलने की उम्मीद है और लिस्ट जारी होने के बाद एक दिन पहले शुक्रवार को हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं आज बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नजर कांग्रेस की लिस्ट पर रहेगी। तो कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आज जारी हो सकती है। 70 प्रत्याशियों को मैदान में उतारेगी। हरक सिंह रावत को भी टिकट मिल सकता है। नए दावेदारों पर कांग्रेस का दाव भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड कांग्रेस आज जारी करेगी 70 प्रत्याशियों की सूची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश मल्होत्रा हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी राकेश, उत्तराखंड की भी अगर बात करें तो वहां पे भी घमासान देखने को मिल रहा है। आज 70 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस जारी करेगी, क्या कुछ अधिक जानकारी? हाँ जी अंशुल, कल देर शाम तक रात को कांग्रेस की मीटिंग चलती रही। 70 सीटों को घमासान चलता रहा। इस चीज को लेकर वो भी फूक फूक के कदम रख रही है कांग्रेस कि कहीं पर कोई बगावत के सुर न हो जाए। और क्योंकि शुक्रवार को ही हरक सिंह रावत जी ने ज्वाइन करा है, भाजपा से निष्कासित होकर इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो उसको लेके भी मंथन चलता रहा। वो भी एक टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कि मेरे को भी टिकट दी जाए, और उसको लेकर मंथन भी चलता रहा। इसलिए कल जो है देर शाम तक सूची नहीं आ पाई, और उसी को लेके आज शाम तक कांग्रेस जो है अपनी सूची जारी कर सकती है। बिल्कुल राकेश जी, लेकिन जिस तरीके से सूची यहाँ पर जारी कर सकती है, हरक सिंह रावत को भी टिकट मिल सकता है, ये भी बताया जा रहा है। जी हाँ, हरक सिंह रावत भी अपनी दावेदारी जो है डोईवाला से कर रहे हैं कि डोईवाला से मेरे को प्रत्याशी बनाया जाए। और वहाँ के जो प्रत्याशी कांग्रेस के जो पहले से 5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, एसपी सिंह, वो उस चीज को लेकर बगावत पे हैं कि हरक सिंह को यहाँ हम नहीं टिकट देने देंगे, कि हम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। उसको लेके भी देर रात तक जो है इस चीज को लेकर चर्चा चलती रही। हरक सिंह अपनी दावेदारी जो है डोईवाला से जता रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची आज जारी करेगी। कांग्रेस आज 70 प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस आज जारी करेगी 70 प्रत्याशियों की सूची। बीजेपी आपकी भी नजर रहेगी। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर कांग्रेस का सदस्यता अभियान जारी है। बीजेपी के बूथ विस्तारक अभियान के बाद कांग्रेस ने भी जमीनी स्तर पर पैठ जमाने के लिए कवायद तेज कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने सदस्यता अभियान को धार देने की तैयारी कर ली है और इसके तहत मार्च तक 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। कांग्रेस ने अब तक का 30% लक्ष्य हासिल कर लिया है और इसके लिए कांग्रेस ने अपने चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दे दी है। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और महिला कांग्रेस को सक्रिय रहने के भी निर्देश कमलनाथ ने दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने 30% लक्ष्य हासिल भी कर लिया है। कांग्रेस सदस्यता अभियान यहां पर चला रही है। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी मजबूत कर रही है अपना जमीनी स्तर। कांग्रेस ने अपने चारों फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी दे दी है। कमलनाथ के निर्देश, जमीन पर सक्रिय रहे ऑर्गेनाइजेशन। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और महिला कांग्रेस को
सक्रिय रहने के साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं। फरवरी में सदस्यता अभियान की समीक्षा भी की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ गए हैं। जी दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस का सदस्यता अभियान जो है वो जारी हो गया है। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी अपना जमीनी स्तर मजबूत कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी? बता दें कि मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है और जो चारों फ्रंट लाइन जो कांग्रेस के सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, यूथ कांग्रेस है और NSUI है, सभी अब प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 2023 में अलग अलग मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। जहां पर महिला कांग्रेस द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और समझाइश दी जा रही है। और जो अभियान महिला कांग्रेस ने चलाया है, इको आ रहा है, जो अभियान महिला कांग्रेस ने चलाया, इसके तहत वो महिलाओं को जागरूक करने का काम करी। वहीं NSUI जो है छात्रों के हित के लेकर बात कर रही है और लगातार प्रदेश लेवल पर NSUI द्वारा जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले उन्होंने जो है शिक्षा को लेकर और ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर जिस तरह से NSUI अपने कार्यक्रम कर रही है और लगातार विद्यार्थियों को टारगेट करके वह कर रही, इस तरह महिला कांग्रेस जो है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत अपना कार्यक्रम चला रही है। और यूथ कांग्रेस की बात करें तो यूथ कांग्रेस भी जो विभिन्न तरह के मुद्दे उसको लेकर आए दिन प्रदर्शन करते हुए नजर आती है। वहीं बात करें सेवा दल, तो सेवा दल भी लोगों के बीच जाकर एक कार्यक्रम सुनिश्चित कर जन जागरण यात्रा अभियान चला रही है, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। वहीं बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ दिन पहले बैठक भी की थी और सदस्यता अभियान को बढ़ाने के लेकर, सदस्य बढ़ाने को लेकर यह बैठक की गई थी। बता दें कि 2023 तक जो है सदस्यता अभियान के तहत 50 लाख लोगों को कांग्रेस से जोड़ना है। अभी तक 30% तक कार्य हो चुका है। वहीं लगातार जो है यह अभियान कांग्रेस चला रही है और अपने फ्रंट लाइन जितने भी संगठन हैं उनके साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। जी अंशुल। बिल्कुल दीपक, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चारों जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी NSUI है, यूथ कांग्रेस है, सेवा दल है और महिला कांग्रेस है, उन्हें सक्रिय रहने के निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। 50 लाख सदस्यों को जोड़ने का अभियान जो है वो भी कहीं ना कहीं चलाया जा रहा है और उसकी समीक्षा फरवरी में की जाएगी। किस तरीके से अपनी जमीन को मजबूत कर रही है कांग्रेस? लगातार जिस तरह से बीजेपी ने बूथ विस्तारक को लेकर योजना बनाई, इस तरह कांग्रेस भी घर चलो घर घर चलो की योजना करी है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में यह घर चलो की योजना के तहत लोगों के बीच में कांग्रेस के सभी जो दल हैं, फ्रंटल दल हैं और जो भी कांग्रेस के दल हैं, वे सब जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और विद्यार्थियों को जागरूक करेंगे। जो बेरोजगार युवा है उनको जागरूक करेंगे कि किस तरह से बेरोजगारी है, किसानों को जागरूक करेंगे, किसानों को मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे। इस तरह से वे लोगों को अपने प्रति जोड़ने का काम करेंगे और घरों में स्टिकर, जैसे पहले लगाती थी कांग्रेस स्टिकर, इस तरह के नारों के स्टिकर लगाए जाएंगे जिससे कि आने जाने वाला व्यक्ति जो प्रवेश करेगा और जो घर से बाहर जाएगा तो वो उसे स्टिकर दिखे। तो कांग्रेस का यह मोटो है कि जो दिखेगा वह बिकेगा। उसके तहत यह कांग्रेस अभियान चला रही है और लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है विभिन्न मुद्दों को लेकर। विद्यार्थियों की बात करें तो जिस तरह से NSUI लगातार प्रदर्शन कर रही है, उच्च शिक्षा मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार को घेरने को लेकर NSUI ने प्रदर्शन किया था। वहीं महिला है, महिला जो कांग्रेस की जो अध्यक्ष है डॉक्टर अर्चना जायसवाल के नेतृत्व में 14 जनवरी से अभियान की शुरुआत कर दी गई। मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस अभियान की शुरुआत की गई थी जिला लेवल पे, फिर बाद में इसे ब्लॉक लेवल तक उतारने का पूरा प्रयास किया गया था। इस तरह से सेवा दल भी जो जन जागरण अभियान पूर्व मुख्यमंत्री जो दिग्विजय सिंह है उनके नेतृत्व में निकाल रही है। इस तरह विभिन्न तरीके से लोगों को जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है और 2023 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीते, इसको लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई और सदस्यता अभियान शुरू कर दिया गया जिसकी फरवरी में समीक्षा की जाएगी। वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि अभी तक वे 30% का कार्य कर भी चुके हैं और 30% 50 लाख में से सदस्यों को कांग्रेस से में जोड़ भी चुके हैं। अब यह देखना होगा कि यह अभियान उनका आगामी समय में कितना कारगर होता है। जी अंशुल। चलिए दीपक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कांग्रेस का सदस्यता अभियान जारी हो चुका है। NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और महिला कांग्रेस को सक्रिय रहने के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। फरवरी में सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।